नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 7वां प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों, आज के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? आपका ऑप्शन ए खेल, बी साहित्य, सी संगीत, डी औषधि। तो आपका दोस्तों राइट आंसर इसमें है संगीत। ग्रैमी अवार्ड्स ये मुख्य रूप से अंग्रेज़ी भाषा में संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन ए है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन बी है 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। आपका ऑप्शन सी है 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। ऑप्शन डी 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता था और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? आपका ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज़ यानी कि संविधान नहीं है, इसीलिए इसे अलिखित संविधान यानी जिसके पास लिखित संविधान नहीं है वो यूनाइटेड किंगडम है। अगला प्रश्न दोस्तों है प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आँखें होती हैं? आपका ऑप्शन ए है ड्रैगन मक्खी, बी कबूतर, सी मेढक, डी टूना मछली। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी इसमें इसकी यौगिक आँखें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? आपका ऑप्शन ए है सिंधु तथा झेलम, बी झेलम तथा रावी, सी ब्यास तथा सिंधु, डी सतलज तथा सिंधु। तो दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी झेलम तथा रावी नदी के बीच में आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। और दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। 7वीं शती ईसा पूर्व में ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ये इस समय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग ये 1200 वर्ष पहले बना था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी पशुपति, डी विष्णु। तो दोस्तों, इसका इसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्नि। अग्नि जो है वो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हैं। इंद्र हिंदू धर्म में सभी देवताओं के राजा का सबसे उच्च पद होता है, जिसकी एक अलग ही पद्धति थी। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इंद्र से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें आपका है ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। राजस्थान का पश्चिमी भाग देश के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी थार मरुस्थल जो है उसको थार पाकर का भाग है। इस भाग में वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक ही है। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य का है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन ए है माउंट कोया, बी माउंट दियावोलो, सी माउंट थुइलर और डी सैडल चोटी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है माउंट सैडल चोटी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। सैडल पर्वत भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? ऑप्शन ए है कोशिका विभाजन, बी कोशिका प्रजनन, सी कोशिका संश्लेषण, डी विखंडन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोशिका विभाजन। एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दसवां प्रश्न है स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है पुणे, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है। ये जो है आपका दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, 1 एस्ट्रोजन, 2 प्रोस्टोस्टेरॉन और 3 है आपका टेस्टोस्टेरॉन। तो ऑप्शन ए में 1 और 3, बी 1 तथा 2, सी 2 तथा 3, डी केवल 3। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? आपका ऑप्शन ए है चढ़ाई, बी है पैराग्लाइडिंग, सी राफ्टिंग, डी स्क्यूबा डाइविंग। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में खेल के खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणवरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? ऑप्शन ए है आपका दोस्तों चंबल, बी बनास, सी माही, डी लूनी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। नदी का नाम लूनी या लवणावरी नमक की नदी या मरुस गंगा सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का नाम संस्कृत के लवणकारी यानी नमक की नदी से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से इसको लूनी नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? आपका ऑप्शन ए है GSLV MK3, बी है PSLV 5C11, सी है GSLV 5F11, डी है PSLV C45। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए GSLV MK3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी नागपुर, सी दिल्ली, डी जयपुर।
तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कपास के लिए जो बना है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 दोस्तों। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। ऑप्शन 1 नंबर, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। 2 नंबर आपका है, ये चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है 1 सही और 2 सही है, बी 1 सही है और 2 गलत है, सी 1 गलत है 2 सही है, डी 1 गलत है 2 गलत है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 सही है 2 गलत है। यानी कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ये बिल्कुल आपका राइट है। और बी, ये दूसरा नंबर आपका गलत है, चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दोस्तों ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री जो है वो संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल जो होता है उसका नेता होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं। आपका ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 8, डी 9। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए है दोस्तों आपका एंडर्स सेल्सियस, बी डैनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट, सी विलियम थॉमसन, डी राइट ब्रदर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंडर्स सेल्सियस, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्रश्न नंबर 20 है निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ आपकी ट्रॉफ़ी दी हुई है, दूसरी तरफ खेल है। तो 1 नंबर है ईरानी ट्रॉफ़ी, ए यानी खेल फुटबॉल, 2 नंबर संतोष ट्रॉफ़ी, बी क्रिकेट, 3 नंबर में है अजलान शाह कप, सी हॉकी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है बी, यानी कि ईरानी ट्रॉफ़ी जो है वो क्रिकेट है, संतोष ट्रॉफ़ी फुटबॉल है, अजलान शाह जो है आपका हॉकी है। ये बिल्कुल राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है। आपका ऑप्शन ए है ओनम, बी पोंगल, सी नतुंजलि और डी हम्पी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है पोंगल। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में जल्लीकट्टी जो है वो पोंगल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉलर, बी रुपया, सी रेनमिबी और डी पाउंड। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेनमिनवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है स्ट्रोशियन कार्बोनेट, बी सोडियम नाइट्रेट, सी बेरियम क्लोराइड, डी कॉपर क्लोराइड। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है बेरियम क्लोराइड।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द्राम, बी ग्राम, सी डॉलर, डी रुपया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अर्मेनिया की मुद्रा अर्मेनियाई द्राम इसे कहा जाता है। अर्मेनियाई जो है वो काकेशस पर्वत के दक्षिण में स्थित एक देश है। ये छोटा पर्वतीय गणराज्य इसके पूर्व में अज़रबैजान, दक्षिण में ईरान और उत्तर में जॉर्जिया से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? आपका ऑप्शन ए है नेपाल, बी म्यांमार, सी भूटान, डी अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है म्यांमार। म्यांमार जो है भारत का पड़ोसी देश है और ये स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आपका ऑप्शन ए है प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी है द्वितीयक तथा तृतीयक दोनों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है तृतीयक। संदेश सेवा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए है आयकर, बी संपत्ति कर, सी कारपोरेट कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? आपके ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और सी मौलिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। संविधान लागू होने के समय जो है उस वक्त जो है इस ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन और बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 74वां संशोधन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है 42वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? ऑप्शन ए है यूके, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी जापान। तो दोस्तों राइट आंसर है कनाडा। कनाडा से भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को चुना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए है पलासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है पलासी का युद्ध। पलासी के युद्ध में मतलब जो है वो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ये युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में आपके गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, बी दक्षिणी अमेरिका, सी दक्षिणी अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिणी अमेरिका, डी अफ्रीका। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है यूरोप। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए है 15 सितंबर, बी 21 सितंबर, सी 2 सितंबर, डी 28 सितंबर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है 21 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इसके ज़रिए दुनिया भर के देशों और नागरिकों के बीच शांति के संदेश यानी मैसेज ऑफ पीस का प्रचार और प्रसार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है भूमि का एकीकरण, बी संपत्ति का एकीकरण, सी परिवार का एकीकरण, डी कर का समेकन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमि का एकीकरण। यानी दोस्तों चकबंदी ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका जाता है। किसी ग्राम की समस्त भूमि को और कृषकों के बिखरे हुए भूमि खंडों को एक पृथक यानी अलग होने वाले क्षेत्र में पुनर्योजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चकबंदी द्वारा चकों का विस्तार होता है जिससे कृषक के लिए कृषि विधियां सरल हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे चक जैसे कि दूर दूर होते हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है। आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है। ऑप्शन ए है 55 mm इंटू 160 mm, बी 60 mm इंटू 166 mm, सी 66 mm इंटू 166 mm, डी 66 mm इंटू 166 mm। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 66 mm इंटू 166 mm। भारतीय मुद्रा में नया 2000 का बैंक का नोट 66 mm इंटू 166 mm आकार का मेजेंटा रंगीन नोट है जिसमें महात्मा गांधी, अशोक स्तंभ का प्रतीक और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सेरीकल्चर, बी एविकल्चर, सी मोरीकल्चर, डी बीटीकल्चर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीटीकल्चर। अंगूर की खेती को सामान्यतः बीटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अंगूर एक बलवर्धक और सौंदर्यवर्धक फल होता है। ठीक है, इसलिए फलों में अंगूर सर्वोत्तम माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए भावनगर से डांडी, बी जूनागढ़ से डांडी, सी राजकोट से डांडी, डी अहमदाबाद से डांडी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों आपका कि डांडी मार्च, जिसे नमक मार्च डांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ी सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया था। सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी के समेत 87 लोगों द्वारा अहमदाबाद से साबरमती तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोध का गांधी जी ने नमक विरोधी कर का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे। ऑप्शन ए है महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभनाथ, डी अभिनंदना। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋषभनाथ। ठीक है दोस्तों, ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे एवं महावीर स्वामी आखिरी 24वें तीर्थंकर थे। अभिनंदन नाथ चौथे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे।
ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहसिक कार्य है? ऑप्शन ए डॉन ऑफ द वेदास, ऑप्शन बी द ओरायन, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी द कॉल टू यंग इंडिया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। द ओरायन बाल गंगाधर तिलक का साहसिक कार्य है, जिसमें उन्होंने नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार वेदों के समय की गणना करने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 40 है, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन ए है हेनरी मोसली, ठीक है, बी पियरे क्यूरी, सी सैंडियागो रेमोन, डी लुइस अल्वारेज। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है लुइस अल्वारेज, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए थायमिन, बी नियासिन, सी पैराडॉक्सिन, डी रिबोफ्लोबिन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है पैराडॉक्सिन। विटामिन 6 का दूसरा नाम पैराडॉक्सिन भी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने बिलमिंगटन के प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, किसने बिलमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? ऑप्शन ए बाराक ओबामा, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, सी व्लादिमीर पुतिन और डी स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये पुस्तक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब वो अहमदनगर कोर्ट में बंद थे, तब उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 बार 1978 और सन 2016 में नोटबंदी हुई। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्रता से पहले 1946 में भी नोटबंदी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है द थ्री मस्केटियर्स, ऑप्शन बी द एडवेंचर्स ऑफ द टॉम सायर, सी द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ऑप्शन डी द ओल्ड मैन एंड द सी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए द थ्री मस्केटियर्स। द थ्री मस्केटियर्स पुस्तक फ्रांसीसी लेखक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, 82 डिग्री 30 पूर्व यानी ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है कानपुर, बी आज़मगढ़, सी इलाहाबाद, डी हमीरपुर।
तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी इलाहाबाद। इलाहाबाद नैनी के पास से ये आपका मानक मेरिडियन जो है वो गुज़रता है, ठीक है। और वैसे ये भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये रेखा गुज़रती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए सिंगापुर स्टर्लिंग, बी सिंगापुर डॉलर, सी सिंगापुर रुपया, डी सिंगापुर येन। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर डॉलर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है रवि थापा, बी सौरभ दुग्गल, सी सलमान रुश्दी, डी टाना फ्रेंच। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है सौरभ दुग्गल, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो बिल्कुल इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान जो 1949 में बना था उस समय संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं, बाकी 4 अनुसूचियों को समय समय पर संविधान में जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया? ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया। चारों वेदों में जो है वो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में देवी देवताओं का वर्णन है। यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। सामवेद में जो है संगीत से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद जो है दोस्तों वो आयुर्वेद से संबंधित है।